वृंदावन लोई बाजार स्थित किशोर वन में 2 दिवसीय श्री हरिराम व्यास जी का 510वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें कई धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही इस जन्म उत्सव में प्रथम दिन समाज गायन का आयोजन किया गया, जिसमें श्री जी के पद का गायन हुआ और मुख्य तौर पर समाज के सभी लोग समाज गायन में उपस्थित रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए जय किशोर गोस्वामी ने कहा कि जय किशोर गोस्वामी, उसमें क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये वृंदावन में किशोर वन में श्री हरिराम व्यास जी का 510वां जन्म महोत्सव यहाँ पर आयोजन चल रहा है किशोर वन में। क्या क्या आयोजन हुए साथ में? यहाँ 2 दिसंबर से आज समाज का गायन शुरू हो गया है। जन्म महोत्सव के समाज का गायन व्यास जी की वाणियों के पद वृंदावन के जो प्राचीन मुखिया हैं रसिक जी रूप किशोर जी महाराज, उनके सानिध्य में ये किशोर वन में हर वर्ष व्यास जी के समाज के गायन का प्राचीन रूप चल रहा है। और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? यहाँ समाज के गायन का, क्योंकि अभी इस समय कोरोना है तो थोड़ी सी व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन का सहयोग इतना ही है कि हम लोग बड़े समझदारी से थोड़ा संक्षिप्त में ही कार्य को कर रहे हैं और इसमें समाज की सेवा और साधुओं की सेवा तत्पश्चात 5 दिसंबर को व्यास पंचमी का महोत्सव और भंडारा वो भी बड़ी हिसाब से कोरोना के चलते हुए किए जाएंगे। वृंदावन की कोतवाली क्षेत्र सेवा कुंज निवासी मुकेश गोस्वामी का झगड़ा अपने ससुराल के लोगों से चल रहा है। इसको लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने मुकेश गोस्वामी और उसके भाई पर मारपीट, घर में घुसने का आरोप लगाते हुए 506, 452, 323 धारा में मुकदमा दर्ज कराया, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को आरोपी मुकेश गोस्वामी को वृंदावन कोतवाली प्रभारी ने मिलने के लिए बुलाया, जहां मुकेश गोस्वामी को यह नहीं पता था कि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जहां पुलिस ने उस पक्ष की बिना सुने उसको हिरासत में ले लिया। जहां आरोपी मुकेश गोस्वामी का कहना है कि गौरनगर से किसके साथ हुई, कहाँ हुई? क्षमा गोस्वामी मतलब क्षमा शर्मा लड़की थी, राम प्रकाश जी की बेटी थी, पांडे क्षेत्र के आदमी थे। शादी कर दी। शादी के बाद उन लोगों का स्कूल खोलने का पहले से प्लान चल रहा होगा, तो मेरे खिलाफ पहले उसका दहेज प्रथा का केस बनाया और मुझको वहाँ से अलग करके अलग रखवा दिया गया। अलग रहने के बाद फिर उन्होंने स्कूल खोला बेटी के लिए। 5 साल से वो स्कूल दे दिया। वो स्कूल चल रहा था, उसमें उन्होंने हमारी लिखित ट्रस्ट है, समिति है, जिसके द्वारा वो स्कूल चल रहा था और उनकी माताजी ने हमको एक लेटर भी लिख के दिया हुआ है कि ये स्कूल जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बंद क्यों कराया? क्या बात हुई? कारण ये था कि उसी बीच उसकी बड़ी बहन और उसके भाई ने मिलके षड्यंत्र करके और पिताजी और माताजी सब लोगों ने मिलके पहले तो 151 में पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने उठा के यहाँ बंद कर दिया। तब मैं जमानत पे आया। उसके बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो लोग मुझे रोज़ फ़ोन करके और माध्यमों से धमकी देते हैं कि हम ये मर्डर केस तुम्हारे ऊपर थोप देंगे। फिर मैं कुछ दिन के लिए इधर उधर रहा। फिर बीच में फिर उन्होंने एसआई साहब ने मुझको बुलाया मिलने के लिए। मैं गया कि उन्होंने एक मारपीट का केस कर दिया है। मैंने ठीक है, उन्होंने मुझको का साइन करा लिए। कल मेरे पास फ़ोन आता है कि आपको इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही आता हूँ, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे, हम चारों लोग यहाँ आते ही हम लोगों को हटकार के मेरी वाइफ को, बच्चों को भगा दिया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, एसआई साहब और उसके बाद फिर हम लोगों को मुकदमा लिख के, जबकि दूसरी पार्टी आई नहीं और हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के और हमें जेल भेज दिया। बलदेव विकास खंड के गांव जुगसना में बलदेव ब्लॉक प्रमुख राजपाल सिंह भरगड़ द्वारा विकास कार्य में गति लाते हुए जिला पंचायत निधि से बनने वाली लगभग 100 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास स्थानीय लोगों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में किया। इन लोगों की यहां पर काफी लंबे समय से शिकायत थी कि इस गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं और यहां के लोग काफी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको देखते हुए उनके द्वारा यह कार्य कराया गया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा ब्लॉक प्रमुख का स्वाफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया और उनसे गांव की अन्य समस्याओं को भी जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा। आपके द्वारा जुगसना में शिलान्यास किया गया है, कितनी मीटर लंबी सड़क है, किस किस का किया गया? ऐसा है, ये जो खरंजा है ईंट खरंजा जो है इंटरलॉकिंग, इस खरंजे का मैं समझता हूँ लगभग 100 मीटर के करीब है
और ये गांव का मेन रास्ता कहिए, मेन रास्ता से लिंक रास्ता है गांव का, और ये रास्ता बेहद ख़राब है। सभी गांव वालों के कहने के अनुसार इस खरंजे को हमने जो है पास किया है, और ये खरंजा हमारे जो है ब्लॉक प्रमुख निधि से यानी क्षेत्र पंचायत निधि से कराया जा रहा है, और मैं समझता हूँ ये कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में पूर्ण हो जाए। कितने मीटर लंबा है, कितनी लागत आएगी? इसका जो है लगभग 80-90 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी लागत समथिंग 4 लाख आएगी। धनगर समाज ने मथुरा जिले के सभी तहसीलदारों से नाराजगी जताई है। धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी विभिन्न 15 शासनादेशों तथा 24 जनवरी 2019 के स्पष्टीकरण शासनादेश, जिसमें धनगर जाति को गडरिया की उपजाति तथा पाल बघेल के नाम से अंकित करते हुए धनगर जाति को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिसमें उप जिलाधिकारी प्रशासन मथुरा के 21 अक्टूबर 2020 के आदेश के बाद भी तहसीलदार धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहे और बिना किसी कारण के ही शासनादेशों तथा उप जिलाधिकारी मथुरा के आदेशों का अनुपालन हठधर्मिता के चलते नहीं किया जा रहा। इसके लिए समस्त धनगर समाज 16 दिसंबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन मथुरा कलेक्ट्रेट पर करेगा। इसको लेकर आज धनगर समाज धर्मशाला में एक बैठक की गई। आपका? जेपी धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय धनगर महासभा। अच्छा, आज आपके द्वारा एक ये बघेल धर्मशाला में सभा आयोजित की जा रही है, किन मामलों को लेकर के आप ये सभा? ये बैठक इसलिए की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब 24 अक्टूबर 2013 से लेके अब तक 16 शासनादेश जारी कर दिए गए। माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री योगी जी ने भी 14 शासनादेश जारी किए गए, और एक शासनादेश में क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है कि धनगर जाति गडरिया की उपजाति है, धनगर जाति अनुसूचित जाति में आती है। इसके बाद तहसीलदार, इसके बाद एडीएम प्रशासन त्रिपाठी जी ने भी उसी आदेश को मानते हुए 2 पन्नों का एक क्लैरिफिकेशन आदेश करते हुए जिले के समस्त तहसीलदारों को, समस्त उप जिलाधिकारियों को भेज दिया है। इसके बाद हमारी बैठक 24 अक्टूबर को हो भी चुकी है, नवंबर में भी हो गई। इसके बाद एक नीरज शर्मा जी हैं जो तहसीलदार सदर हैं, वो जानबूझकर सर्टिफिकेट नहीं बना रहे, सारे तहसीलदारों को गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करूंगा, मैं जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करूंगा, तुमको जो करना है कर दो। इससे धनगर समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है कि एक तहसीलदार मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिलाधिकारी का पालन नहीं कर रहा। क्या वो तहसील नीरज शर्मा जी क्या मुख्यमंत्री से बड़े, डीएम से बड़े समाज में आक्रोश? इसीलिए 16 दिसंबर को विशाल अनिश्चितकालीन धनगर समाज द्वारा धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, और जब तक जारी रहेगा, जब तक इस तहसीलदार नीरज शर्मा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती और धनगर के प्रमाण पत्र नहीं बन जाते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से अपने सारे स्वजातीय बंधुओं तथा विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं कि जो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन न करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हमारा इसमें समर्थन है, जिससे हम लाभान्वित हो सके, हमारे धनगर के प्रमाण पत्र बन सके। उत्तर प्रदेश में लगातार सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। सड़क हादसों की वजह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजाना दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, फिर भी सड़क पर चलने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन्हें पड़ता है जिनके घर का, परिवार का कोई सदस्य उनके बीच नहीं होता। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सड़क हादसों की वजह से हर रोज आधा दर्जन लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। जहां देर रात हुए एक्सीडेंट में अमित कुमार की मौत हो गई। बाइक सवार युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जहां मृतक युवक की पहचान सहारनपुर के थाना नगला क्षेत्र के ग्राम सिड़की अमित कुमार उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। संबंधित मामले में जानकारी देते हुए जिला अस्पताल सहारनपुर के ईएमओ डॉक्टर एसके जैन ने बताया कि
घटना हुई है सिडकी में, तो इसमें कितने आदमी यहाँ पर आए हैं हॉस्पिटल में? यहाँ पर मैं डॉक्टर एस के जैन यहाँ जिला अस्पताल सहारनपुर में एज ए EMO तैनात हूँ। सुबह जब मैं यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात था तो सुबह 10:20 पे आज एक व्यक्ति को लाए थे जो मेरे द्वारा जांच की गई थी, वो मृत पाया गया और उसका जो बताया गया था वो सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति का नाम अमित कुमार है और उसकी उम्र 28 वर्ष है और पुत्र अशोक कुमार और निवासी सिडकी अंतर्गत थाना नागल। इनको लाने वालों में एक तो हेड कांस्टेबल थे मनोज कुमार जो थाना नागल से थे और इनके चाचा आए थे श्री नरेश कुमार। सर, जो लड़का यहाँ पे आते हुए मरा है रास्ते में या हॉस्पिटल में आके इसने दम तोड़ा है? नहीं, ये हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया था, है ना। बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस तो लाई ही थी, फिर भी हमने पुलिस को एक अपने लेटर से सूचित भी कर दिया है। MLC के चुनावों के बाद आज वोटों की गिनती की जा रही है। जहां एक ओर शांतिपूर्वक चुनाव हुए तो वहीं आज वोट की गिनती के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। झांसी बुंदेलखंड महाविद्यालय के कोठारी हॉल में इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक MLC के सीट पर पड़े वोटों की गिनती के दौरान प्रत्याशी और मतगणना में लगे अधिकारियों के बीच नोक-झोंक हुई। मतगणना हॉल में प्रत्याशी के एजेंटों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन वहीं पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि मतपत्र को लेकर विवाद हुआ था और यह विवाद 30 मिनट तक चला। इस दौरान मतगणना बाधित रही। शायद कुछ लोग अपनी धुन में यह भूल जाते हैं कि इस समय पूरे देश में महामारी व्याप्त है। सभी लोग सरकार और प्रशासन की गाइडलाइनों को ताक पर रख अपनी मनमानियां करते हैं। प्रत्याशी इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मन। बताइए किस बात को विवाद हुआ था, काउंटिंग चली थी इसमें? एक तो विवाद इस बात का हुआ कि इनके एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन किया हमारे एक प्रत्याशी ने, तो उन्होंने कहा कि आपको कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। इस तरह से बदतमीजी की भाषा एक प्रत्याशी के साथ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा विवाद यह है कि मैं निर्दलीय हूँ, डॉक्टर हरिप्रकाश यादव प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मंच से, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्ष कर रहा है, उसी को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 5-5 लोग, जितने लोग काउंटिंग करने वाले हैं, 5-5 मत एक साथ दिखा रहे हैं। तो 5 मत अगर एक साथ दिखाएंगे तो वहाँ पर बैठा एजेंट सामने कैसे देख पाएगा 5 मत एक बार में? उनकी जो इच्छा होगी, जहाँ कहे रखना होगा रख देंगे। ये मेरी आपसे अपील है। मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से तय हो जाए कि जितने भी यहाँ पर मतगणना वाले अधिकारी हैं, कोई एक को डिप्यूट कर दे, वही एक मत दिखाएगा, एक बार में एक ही मत दिखाया जाए, एक टेबल। डॉक्टर हरिप्रकाश यादव अटेवा पेंशन बचाओ मन प्रदेश उपाध्यक्ष। मतगणना का ये जो प्रोसीजर है, प्रेफरेंशियल वोटिंग का प्रोसीजर है, इसमें प्रथम वरीयता मत, द्वितीय वरीयता मत, तृतीय वरीयता मत, इस प्रकार के मत होते हैं, जिसमें मतगणना में कुछ प्रत्याशियों द्वारा ये कहा गया कि एक साथ 3-4 मत न दिखाए जाएं, एक साथ एक मत दिखाया जाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसकी वजह से कन्फ्यूज़न कुछ लोगों को हो गया था। कोई समस्या नहीं है और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है। इसमें किसी प्रत्याशी से कहा गया कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा? इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है, निर्विवाद समाप्त होगी। एक प्रत्याशी सर आप लगा रहे हैं कि वो कान पकड़ने की मैंने आपसे बताया अभी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मतगणना सुचारू रूप से चल रही है और सकुशल संपन्न हो जाएगी। देखिए, स्पष्ट रूप से ये बताना है कि हंगामा नहीं है। पोल की काउंटिंग को लेते हुए कुछ एक कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या है कि हमारे जो मतगणना कर्मचारी है, ट्रेंड है, उस तरफ से प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है। जो MLC का जो बैलेट पेपर्स है, वो प्रेफरेंशियल वोटिंग के माध्यम से ही काउंटिंग किया जाता है। उसमें समस्त काउंटिंग टेबल के आसपास सुपरवाइज़र के साथ काउंटिंग एजेंट्स भी बैठे थे और पोलिंग के वक्त भी पोलिंग एजेंट्स भी सामने बैठे थे। इसमें मुख्य रूप से ये कहना है कि काउंटिंग की शुरुआत की 1 घंटे में वोट वैलिड है या इनवैलिड है, इसको लेके तमाम सारी
डाउट्स भी है, तमाम सारे कन्फ्यूजन भी है। तो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में जो चल रहा है वो सारी चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से सारी कन्फ्यूजन्स को दूरी कर दिया गया था और सारी काउंटिंग एजेंट्स को संतुष्ट भी किया गया था। बस इतनी सी बात है कि सारी काउंटिंग टेबल्स पे इकट्ठा सूचित ना कर पाना और उसको धीरे धीरे हम लोग अपना टीम्स को डाइवर्ट करके और सेग्रीगेट करके उसको स्कैटर करके ये सारी प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से धीमी गति से हम लोग अपना जो भी है काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करा दिया ताकि लोग एक सिंक में आ जाए। शायद उस तरफ काउंटिंग एजेंट्स भी हो और इस तरफ हमारा काउंटिंग कर्मचारीगण भी। सर लगभग कितने बजे तक काउंटिंग पूरी होगी? अब बात यह है कि प्रति बैलेट बॉक्स में जो भी हमारा मतपत्र जो इकट्ठा किया था 50 के हिसाब से तो बंडल्स हम लोग ने पूरा बंडल की तैयारी करके लगभग 18 राउंड्स की वो बंडलिंग किया गया था। अब बंडलिंग में काउंटिंग अभी शुरू हो गई। अब काउंटिंग भी नहीं है, एक तरफ से सेग्रीगेशन शुरू की गई है। तो पहले प्रेफरेंस की जो भी है सारी मतपत्र को इकट्ठा करने में अगले 2-3 घंटा और लगने वाली है। उसके बाद ही काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करने की संभावना है। आरोप है कि एक साथ 5 मतपत्रों को दिखाया जा रहा है। सामने ऑब्जर्वर साहब बैठे हैं और रिटर्निंग ऑफिसर भी बैठे हैं और जो भी डाउट्स है वहाँ पे ऑब्जर्वर साहब से पूछताछ करके उसको निस्तारण भी कर चुके थे।